आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोगों को बुकिंग किधर लगानी चाहिए। इसके जवाब अभी मैं देता हूँ। लोगों को बुकिंग उधर लगानी चाहिए जहाँ उनका पैसा सेफ हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोई अगर आपसे पूछे कि मुझको किस अकाउंट में पैसा जमा कराना चाहिए और कौन सा बैंक चुनूं, तो मैं सबसे पहले उन बैंक्स को चुनूंगा जिनकी फाइनेंशियल साउंडनेस है, जिनके पीछे बैकअप है आरबीआई की। दूसरा, जब अगर कोई वहां एफडी टाइप बना लेता है और उसको एफडी अपनी कोई मजबूरी आ जाती है तो एफडी तोड़वानी पड़ेगी, तो बैंक उसकी जरूरत के टाइम उसको एफडी में से लोन अगेंस्ट एफडी तो दे ही दे। फिर एक और, जिस ब्रोकर के यहाँ बुकिंग लगाए वो ब्रोकर उनको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड करे उनके कस्टमर्स को। अब एक और विचार करने की बात है, हम सब घर से किस लिए निकलते हैं? हम अपना गांव, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं। उदाहरण के लिए नोएडा ले लेते हैं। वहां इसलिए आते हैं अपने घर बार छोड़कर कि दूसरी स्टेट्स में प्रॉपर्टी में इतना बूम नहीं है जितना नोएडा मार्केट में बूम चल रहा है। तो घर में हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे कुछ समय के लिए बिछड़ रहे हैं ताकि हम मेहनत करके आपको कमाई दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप नोएडा में हैं तो किस नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर आप अपनी सेविंग्स जमा कर रहे हैं? क्या वो बैंक फाइनेंशियली साउंड है? क्या वो कभी भी अगर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएं तो एक मिनट में जब उसे दिक्कत आए तो कुछ आरबीआई को बोले कि हमको फंड्स दे दीजिए, अभी 40% पूरा नहीं हुआ, 75% अभी कस्टमर्स की कमीशन ड्यू है, उसका कुछ हिस्सा लोन अगेंस्ट जो डिपॉजिट कमाई मान ले वर्ड यूज कर लेते हैं, क्या मिल पाएगा? नेशनलाइज्ड बैंक को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी अपने नॉर्म्स को थोड़ा ढीला करना चाहिए, ताकि अगर उदाहरण के लिए एक आदमी ने 15-20 बुकिंग कर ली, तो अगर मैं 20 बुकिंग में 50,000 रुपये भी ले लेता हूँ तो 10 लाख रुपया उसका कमीशन ड्यू हो गया 40% के बाद। जब उसका 10 लाख रुपए कमीशन ड्यू हो गया और अगर उसके घर में मैरिज का फंक्शन आ जाता है, उनको अपने बहन की शादी के लिए पैसा चाहिए होता है, तो 2 लाख रुपए कार्ड के अगेंस्ट। फिर कोई हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा आता है, यहाँ बच्चों की फीस देनी पड़ती है, तो उसमें से भी कुछ पैसा मिल जाए ताकि सबका काम चलता रहे। आज तक इस बारे में किसी ने विचार किया ही नहीं कि जो लोग बैंक में एफडीआई बनाकर बैठे हैं, 9 महीने बाद उनको 20 लाख या 30 लाख रुपए कमीशन ड्यू हो जाएगी, इंसेंटिव मिलने वाले होंगे, तो उनकी मदद के लिए किसी ने कुछ कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में सोचा ही नहीं। जब मेहनत करने वालों के बारे में नहीं हम सोच रहे। अगर नेशनलाइज्ड बैंक सोशल फैक्टर को इग्नोर कर देता है, सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर को ही ध्यान में रखता है, तो वो ज्यादा दिन पनप नहीं पाता। तभी तो नेशनलाइज्ड बैंकों ने थोड़ी सी दिक्कत की
बाबूशाहियों ने दिक्कत की तो विदेशों से आईसीआईसी या एचडीएफसी या ऐसी कई लोग हमारे यहाँ आ गए जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे। उन्होंने अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, उन्होंने एटीएम प्रोवाइड किया जिससे जब भी हो किसी को दिक्कत हो तो अपना पैसा निकाल ले। तो इसको देखा देखी नेशनलाइज बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या दूसरे, उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर नेशनलाइज बैंक जो पिछले 50 साल से हैं, अगर उन्होंने अपनी सर्विस को पहले एफिशिएंटली किया होता तो हमें नया आईसीआईसी या एचडीएफसी का मुंह क्यों देखना पड़ता? एलआईसी को भी उन्हीं के नक्शे कदम पे क्यों चलना पड़ता? तो कहीं ना कहीं जो गलती हमारी खुद की है कि हमने प्राइवेट बैंक को प्रमोट किया। इसी तरीके से अब मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो ब्रोकरों को भी तो कोई ऐसा बैंक चाहिए जो उनकी एफडी के अमीर कुछ उसे जब वक्त आए तो पैसा मिल सके। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, अगर आप जेकेएम के साथ जुड़ जाएंगे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।